स्वागत है आपका इस अंग्रेजी साहित्य की चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला में। आज हम जो कहानी लेके आए हैं वह उड़िया भाषा के प्रसिद्ध लेखक जितेंद्र नारायण दास, जो कि साहित्य जगत में अपने एक अलग नाम से ही जाने जाते थे, दास बहनूर के नाम से। इनकी विश्व प्रसिद्ध कहानी जो कि अंग्रेजी भाषा में अनुवादित हुई और पिछले कई सालों से NCERT की क्लास 10 की इंग्लिश में यह बुक चलती है। इस बुक में यह स्टोरी है और यह स्टोरी है द ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। स्यूडोनिम है दास बहनूर, जितेंद्र नारायण दास लेखक का। स्यूडोनिम का अर्थ होता है उपनाम। शुरू करते हैं ये कहानी दास बहनूर द्वारा रचित द ट्रिब्यूट। ये कहानी सुने उससे पहले हमें यह चीज़ समझनी होगी कि ये कहानी आज से लगभग 40-50 साल पहले के भारत की कहानी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, गांव से पलायन करने वाले लोग, विचारधारा, उनके बारे में बात करती है। शहरीकरण और भौतिकवाद जो बढ़ रहा है उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और भी कई पहलुओं को ये छूती है कहानी द ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का अर्थ है श्रद्धांजलि। कहानी शुरू करते हैं। लेखक ने इस कहानी में मुख्य किरदार जो नाम है बाबुली, वह इस कहानी का वक्ता भी है, नरेटर है। वह खुद इस कहानी को कहने वाला है। वह भुवनेश्वर में नगर में एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क है और उसके दफ्तर में उसके डेस्क पर एक चिट्ठी आई हुई, उसकी नज़र उस पर पड़ी। वह चिट्ठी और उस पर लिखे हुए जो अक्षर थे, और वह उस लेखनी से ही समझ गया था यह लेखनी उसके बड़े भाई साहब की है। बड़े ही छोटे छोटे अक्षरों से लिखा गया था बाबुली। बाबुली ने जैसे ही ये चिट्ठी देखी तो उसके मन में अतीत की कई यादें झंझोड़ती हुई उसके मन मस्तिष्क पर आ गई। उसे याद आया कि पिछले काफ़ी समय से, विशेष रूप से पिछले 2 सालों से, वह अपने घर से कट चुका था। उसका घर गांव में ही था। यद्यपि उच्च शिक्षा में के लिए भी वह इस भुवनेश्वर शहर में रहा और उसके बाद में सरकारी नौकरी उसकी लगी, और तत्पश्चात विवाह होने के बाद में अब वह भुवनेश्वर ही रह रहा है। इस शहरी जीवन की आपाधापी की दौड़ में, कार्यालय कामकाज में और अपने व्यक्तिगत जीवन की इस दौड़ धूप में वह अपने घर और विशेष रूप से अपने माताजी और बड़े भाई साहब से कट चुका था भावनात्मक रूप से। अब उसको यह याद आ रहा है कि किस तरह अपने उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा था जब विद्यार्थी जीवन में चिट्ठी लिखना एक दैनिक नित्य कर्म था उसका। हमें यह बात बार बार समझनी होगी कि यह उस दौर के भारत की कहानी है कि जब दूरसंचार के माध्यम और टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स अवेलेबल नहीं थे। उस समय डाक विभाग द्वारा ये चिट्ठी लिखना, वह डाकिया और चिट्ठियाँ, यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। चिट्ठियाँ आती थी, लिखी जाती थी, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, लोग बाट जोहते थे चिट्ठियों का। अभी तक बाबुली इस कहानी का जो मुख्य किरदार पहले ही दृश्य में चिट्ठी जो कि उसके गांव से आई है, बड़े भाई साहब ने चिट्ठी लिखी है, बस चिट्ठी का मुख पृष्ठ ही वह देखा है और अतीत की यादों में वह खो चुका है। समय की प्रवाह के साथ उसने अपने आप को बदला हुआ पाया। स्वदोष दर्शन, अपनी ही गलती को स्वीकार करना ही श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ने का प्रथम सोपान है। बाबुली अतीत की यादों में खोया हुआ, और उसे अभी भी याद है कि किस तरीके से उसकी माताजी पिछले काफ़ी समय से चिट्ठी लिखा करती थी
और उसे बार बार याद दिलाया करती थी कि विवाह के पूर्व में वह कितनी उत्कंठा के साथ नियमित रूप से पत्र व्यवहार करता था, लेकिन अभी काफ़ी समय से वह उपेक्षा कर रहा है इस बारे में। और वह कई बार शिकायत भी करा करती थी, लेकिन अब कुछ समय बाद में वह भी शायद समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब अति व्यस्त है। अब उसने कहना भी छोड़ दिया था, माँ तो माँ ही होती है। बड़े भाई साहब, अब उसे अब याद आ रहा है अपना स्वयं का विद्यार्थी जीवन, कि जब वह छुट्टियां होती थी, इस उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा था जहाँ भुवनेश्वर में, तो सीधे ही घर की तरफ चल देता था। जब घर पे पहुंचता था तो उसके बड़े भाई साहब स्वयं ही, यहाँ जिस प्रदेश की बात हो रही है उड़ीसा, वहाँ का जो प्रमुख भोज्य पदार्थ है वह है मछली, और लगभग प्रत्येक तालाबों में मछली उत्पादन हुआ होता था। तो बड़े भाई साहब उसके लिए स्वयं मछली लाया करते थे, और बाबूली की भाभी को वे कहते थे कि टेस्टी, डिलीशियस, स्वादिष्ट, जितना ज़्यादा हो सके वह व्यंजन बनाए, मस्टर्ड पेस्ट डाले। कई प्रकार के निर्देश दिया करते थे कि मेरे इस छोटे भाई को, बाबूली को यह पसंद है, तो इसके लिए अच्छे व्यंजन बनाओ। और विशेष रूप से यदि वो कम पड़ जाती, घर में सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होती, तो अनन्य रूप से एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ बाबूली के लिए ही वह खाना बनता। प्रेम, लगाव, कंपैशन, जाने का वह वो दिन चले गए, और वह इस भूतकाल की यादों में खोया हुआ स्वयं को अब अकेला महसूस कर रहा है, कटा हुआ। वह शहर में गांव से कहीं दूर है, लेकिन जड़ें उसकी अभी भी वह घर में है। ये सब यादें, स्मृतियां उसके मानस पटल पर आ गई है, और अब वह अपने आप को इस शहरी बाबू, जैसे क्लर्क, लिपिक उसे बाबू कह के संबोधित करते हैं, स्वयं को वह इस शहर में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ पाता है, और वह स्वयं स्वीकार करता है कि समय के साथ मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब नहीं, वो नहीं बदले हैं। उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं, खेत है, घर गृहस्थ है, 7 बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि घर को संभालना। बड़े भाई साहब और पिताजी की, इन बच्चों की अल्प आयु में ही पिताजी का देहावसान हो चुका था, और उसके बाद में बड़े भाई साहब ने जतन करके इस पूरे घर को संवारा था। यह बात बाबूली जानता था। अब आखिर उसने वह पत्र खोला, चिट्ठी खोली, और पढ़कर बड़ा ही व्यथित हुआ, दुखी हुआ। उसका हृदय विदीर्ण हो चुका था। पत्र में लिखा गया था कि घर में 2 औरतों के बीच झगड़ा हो चुका है, संपत्ति का विवाद हो चुका है, अब बंटवारा अवश्यंभावी है, अपरिहार्य है, और इस प्रक्रिया को संपादित करने में तीनों भाइयों की उपस्थिति अनिवार्य है, और तुम्हें कुछ दिन के लिए यहाँ घर आना पड़ेगा। बड़े भाई साहब ने चिट्ठी में ये लिखा था। बाबूली, बड़े भाई साहब और एक तीसरा भाई भी है जो कि गांव में ही रहता है। और इस कहानी में ये बताया गया कि अब जो कि एक तीसरा भाई है और वह उसकी पत्नी दोनों ही उद्धत हैं, बड़े ही बेचैन हैं इस बंटवारे के लिए, अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। बहरहाल बाबूली वो चिट्ठी पढ़ते ही टूट चुका था। अपने मन को नियंत्रित करते हुए जब वह शाम को घर पहुंचा और उसने यह दुखपूर्ण सूचना अपनी पत्नी को बताई, लेकिन जैसे ही पत्नी ने यह सुनी, उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मानो वो पहले से इस कार्यक्रम के लिए तैयार थी। जैसे कि उसने मन में यह बात घर कर रखी थी कि जब भी बंटवारा होगा और तब हमारा हिस्सा कितना होगा। तो उसने पूछा कब, उत्सुकता से, जबकि ठीक बाबूली ने यह अपेक्षा रखी थी कि वह भी, उसकी पत्नी उसी की तरह दुखी होगी, लेकिन उसके मन में अलग आशंकाएं, उसकी स्वयं की अपेक्षाएं अलग थी। शायद वह आतुर थी कि कब होगा बंटवारा, पार्टीशन, डिवीजन, कब होगा विभाजन। उसकी पत्नी बड़ी खुश थी
जैसे मानो उसने काफ़ी समय से यह तपस्या करी हो और उसको वरदान मिल गया हो। और उसने अपने पति को समझाया कि तुम जाना और बंटवारे में जो भी जमीन मिले, हमें गांव में रह के क्या करना है, तुम उसको वहीं बेच के आना, इनकेशमेंट करा के आना। इनकेशमेंट, रुपए नकद कितने मिल जाएंगे? बाबूली ने अंदाज पूर्वक बस यही कहा, शायद 20,000 रुपये। और अब उसके मन में कैलकुलेशंस शुरू हो गई कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए घर में। एक फ्रिज तो तय था, रेफ्रिजरेटर जिसे दैनिक बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहा जाता है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि यह कहानी 30-40 साल पहले की है और उस समय मध्यम वर्ग में, शहर में जो मौलिक, जो भौतिक आवश्यकताएं थी घर की मूलभूत, फ्रिज उनमें से एक था। एक स्टीरियो सेट, एक रेडियो सेट, एक सेकेंड हैंड स्कूटर, कुछ जेवरात, आभूषण और कुछ रुपए बच गए तो हम बैंक में जमा कराएंगे, ऐसी उसकी पत्नी की सोच। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी बाजार में घूमती है, भाव ताव करती है और कैलकुलेशन करती है। पहले से ही सूची तैयार है, पैसे आते ही उसको कैसे खर्च करना और सुविधा संपन्न जीवन, या ध्यान देवें, सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करना, वह उपभोक्तावादी आज की मानसिकता है। यैन कैन प्रकारेण, बस अपने कंफर्ट जोन में रहना, ये जो प्रवृत्ति है वाकई में हमें आलस्य और परिश्रम, आलस्य की ओर ले जा रही है और हमें परिश्रम से कोसों दूर ले जा रही है। बाबूली अब जो कि टूट चुका है और आखिर दिन आया जब वो दोपहर में शनिवार को अपने गांव, अपने घर की ओर उस बस में चढ़ा। और यह वही बस थी जो गांव को जाती थी, पुरानी बस थी, आवाज़ ज़्यादा करती थी, लेकिन आज उसको एक अलग अजीब सा महसूस हो रहा है। और उसने पहले ही पूर्व सूचना दी थी। जैसे ही वह 5 बजे वहाँ पहुँचा और बस स्टॉप पर उसके बड़े भाई साहब तैयार थे, हमेशा की तरह, और उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस था। बड़े भाई साहब ने कहा कि ब्रीफकेस भारी है, मुझे दे दीजिए। बाबूली ने कहा कि नहीं नहीं, यह कोई भारी नहीं है। और बिना कुछ बाबूली की बात सुने बड़े भाई साहब ने वह ब्रीफकेस खींच लिया। तुम थक गए होंगे, चलो, तुम्हें भूख भी लगी होगी। बड़े भाई साहब, प्रेम स्नेह की प्रतिमूर्ति बड़े भाई साहब। और बड़े भाई साहब अब आगे है पगडंडियां और पीछे है बाबूली। अब बाबूली को फिर से अपने अतीत की याद आई, स्कूल डेज। गांव में भी जब वो पढ़ता था तो शाम को ट्यूशन के लिए जाता था और अंधेरा जब हो जाता था तो लालटेन लिए बड़े भाई साहब उन्हें मिलते थे और वे उसके जो थैला था स्वयं ले लेते थे। ये कहते कि तू थक गया होगा, और यहाँ तक कि तू थक गया है तो उसको कंधे पर भी बैठा लिया करते थे। बड़े भाई साहब आगे आगे और छोटा भाई पीछे पीछे। नमन है भारतीय संस्कृति। घर पहुँचे तो स्तब्ध रह गया माहौल, ग्रेवयार्ड साइलेंस, शमशान में जैसा सन्नाटा होता है, चुप्पी, वैसा। अगले दिन रविवार को जैसा कि बंटवारा होना तय था और गांव के कुछ तथाकथित लोग आए जो इस कार्य के लिए अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। सूचियां बनाई गई, चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों का बंटवारा होना था। छोटी से छोटी चीज घर की आंगन में ढेर रख दिया गया एक के ऊपर, चाहे वो चावल पीसने की ढिंकी हो, चाहे वो पानदान हो, छोटी से छोटी चीज, चाहे देवी देवताओं की मूर्तियां हो, और ये सारी जो वस्तुएं थी, कुल्हाड़ी हो, स्टीरियो सेट हो, सामने रख दिया गया। बेमन से बड़े भाई साहब और बाबूली बैठे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में बड़े आतुरता जो बताई जा रही है वह तीसरा भाई और उसकी पत्नी के द्वारा, समाज के कंटकों के द्वारा, उनके परिवार को जो तोड़ने का जो षड्यंत्र हुआ उसमें कमजोर कड़ी वहाँ साबित हुई तीसरा भाई और उसकी पत्नी। और उन्होंने इस संपत्ति को ही प्रमुख माना। वह कार्यवाही शुरू हुई, तभी अचानक बड़े भाई साहब खड़े हुए और उन्होंने अपनी कलाई की जो घड़ी है, रिस्ट वॉच, उस रिस्ट वॉच को बड़े भाई साहब ने, कलाई की घड़ी को अपने हाथ से उतार के उस ढेर पर रख दिया।
यह प्रतीक था मानो कि उन्होंने अतीत से सारे संबंध तोड़ दिए। वे व्यथित थे। बाबूली को याद आया कि ये वही कलाई की घड़ी थी कि जब बाबूली एमए फाइनल ईयर में था और दिल्ली में इंटरव्यू देने जा रहा था तो उसको पैसों की ज़रूरत थी, और यही कलाई की घड़ी जो मॉर्गेज करवाई गई थी, गिरवी रखी गई थी, और 150 रुपये दिए गए थे। 150 रुपये बाबूली को भेजे गए थे। बाबूली अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा है कि मैंने अभी इतने काफ़ी समय से, अब मैं कमा भी रहा हूँ, अब मैं समर्थ भी हूँ, योग्य भी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस उपकार को माना नहीं। और वह कलाई की घड़ी जो कि पिताजी के द्वारा दी गई थी, बड़े भाई साहब चाहते तो उसे अपने पास रख सकते थे, लेकिन उन्होंने मोह नहीं रखा। सृजन में मोह न हो, यह ईश्वरीय गुण है जो वाकई में काहे बगाहे हमें देवतुल्य बड़े भाई साहब जैसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। उसी समय बाबूली ने देखा कि बड़े भाई साहब की आंखों में आंसू निकल पड़ा। अब बस एक औपचारिकता रह गई थी, क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी थी, इसीलिए बाबूली और बड़े भाई साहब वहां खड़े थे। तभी एक कंबल दिखाई पड़ी, एक ब्लैंकेट, फटा हुआ कंबल। बाबूली को फिर से याद आया कि वह साल जिस समय पिताजी का देहावसान हुआ था, उस समय कड़ाके की ठंड पड़ी थी और घर में सीमित संसाधन थे, और रात को बड़ी ठंड होती। जैसे ही उस रात को उठा बाबूली तो उसने देखा कि बड़े भाई साहब ने वह कंबल बाबूली को उठा दी, और ये बातें थे कि सुबह सुबह प्रभात भोर के समय जब सर्दी ठंड अपनी चरम अवस्था में होती और उनके कंधे पे कोई कंबल नहीं थी, और जब वे आते तो और बाबूली पूछता कि आपने कंबल क्यों नहीं ले गए, तो वे कहते कि मुझे ठंड नहीं लगती। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें ठंड नहीं लगती? बड़े भाई साहब को वाकई में ठंड नहीं लगती, क्योंकि उनके लिए प्रेम का जो दूसरा अर्थ है कि जिससे प्रेम किया जा रहा है, जो स्नेहिल व्यक्ति है, उसको सब कुछ न्यौछावर कर देना, त्याग मूलक संस्कृति, बड़े भाई साहब उसके प्रतीक बन गए। माँ भी यह दृश्य देख नहीं पा रही है, अपनी ही आंखों के सामने जो उसके पति ने और उसने जो घर को पल्लवित किया था, ये बड़ा किया था, स्नेह से सींचा था, वो आज किसी षड्यंत्र के कारण घर बिखर रहा है, विभाजित हो रहा है। अंत में क्रियाविधि खत्म हुई, कागज के पन्नों पर हिसाब लिखा गया, ये एक बड़े भाई का, एक छोटे भाई का, एक बाबूली का, इस तरीके से सबको एक एक कागज का टुकड़ा दे दिया गया। और बड़े भाई साहब ने बाबूली को लेके गए खेतों में और इशारा करते बताया कि यहाँ से यहाँ जो सीमा है, ये तुम्हारे खेत हैं, मेरे हैं श्री भाई। बाबूली एक शब्द भी न बोल सका, और उस रात को न तो उससे पहले की रात को कोई सो पाया, न बड़े भाई साहब, न बाबूली, और न ही वह। अगली ही सुबह उसकी बस थी, और हमेशा की तरह बड़े भाई साहब बहुत जल्दी ही सुबह सुबह ही खेत में जा चुके थे। जो कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा हुआ था, उसका हिस्सा बाबूली का, जिसमें उस छोटे भाई ने हाथों ही हाथ, उनकी भी योजना पहले से ही तैयार थी कि तुम भी यहाँ जमीन लेके क्या करोगे, मेरे को बेच दो। 18,000 रुपये राशि का प्रस्ताव भी दिया गया था। बाबूली ने उस कागज के हिस्से में नीचे जहाँ रिक्त स्थान था वहाँ कुछ लिख करके बड़ी भाभी जी को दे दिया, और ये कहा कि मैं बड़े भाई साहब से आंख नहीं मिला सकता हूँ, और ये कृपया करके आप बड़े भाई साहब को दे देना। और उस कागज के टुकड़े में लिखा था, आदरणीय बड़े भाई साहब, मैं इन खेतों का क्या करूँगा, आप ही मेरे खेत हो, आप ही मेरी फसल हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और यदि आप मना करोगे, ये हिस्सा मेरा जो स्वीकार करो, और यदि आप मना करोगे तो मैं आपको अपना कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कहानी खत्म। ये कहानी मानव समाज
में टूटती हुई जो संयुक्त परिवार व्यवस्था है उसका चित्रण करती है, जबकि इस कहानी के अंत में इसका समाधान भी है। स्नेह और प्रेम से, कृतज्ञ भाव से बड़ों का सम्मान, और इस बढ़ते हुए भौतिकवादी युग में धन को और भौतिक सुख सुविधाओं को तरजीह न देते हुए सिर्फ आत्मीय संबंध, अपनापन, प्रेम और स्नेह, उसी को ही प्राथमिकता देना है और जड़ों की ओर लौटो। हम कितने ही विशाल क्यों न हो जाएं, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। शहर में रहना कोई अपराध नहीं, रोजगार के कारण अलग रहना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावनाओं के तार टूटने नहीं चाहिए। आदरांजलि, श्रद्धांजलि।